मेरा नाम रानी है। मेरी उम्र 22 साल है और मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरी ये कहानी बहुत दुख भरी हुई है। मैंने तो कोई गलती भी नहीं की थी, तो फिर न जाने मुझे किस बात की सजा मिली थी, जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था। इस नर्क में आए हुए आज मुझे पूरा 1 साल हो गया था। मैं यहाँ पर पल पल अपने मरने की प्रार्थना कर रही थी और यहाँ रहते हुए मेरा 1 मिनट इस तरह से गुजर रहा था जैसे मुझे बहुत बड़ी सजा दी जा रही हो। बल्कि यहाँ पर रहना मेरे लिए किसी सजा से कम ही नहीं था। यहाँ पर रहते हुए मेरी परेशानी बढ़ती ही चली जा रही थी। एक लड़की के लिए इससे बड़ी सजा और क्या होगी, जहाँ पर हर दिन उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो और हर रात उसको अपनी हवस का शिकार बनाया जा रहा हो। मेरे लिए अपने इन दर्द को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, और खासकर तब जब इस नर्क में आपको पहुंचाने वाले को कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही लोग हों, जो जमाने में शराफत का हुलिया बनाकर और आपका फायदा उठाते हुए आपके साथ फ्रॉड करे। इनमें से कोई पुलिस वाला, तो कोई बड़ा बिजनेसमैन, तो कोई वकील है, मगर रात के अंधेरे में यही लोग दरिंदे बनकर आते हैं और अपनी जुनूनियत हमें दिखाते हैं और हमारे शरीर को दरिंदों की तरह नोच डालते हैं। इस जगह पर मुझे लाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी ही अपनी चाची। मेरी चाची मेरी माँ से बहुत नफरत करती थी। मेरी माँ के होते हुए भी वह न जाने हमसे कौन सा बदला निकालती थी। मुझे ये बात कभी समझ ही नहीं आई थी, आखिर चाची मेरी माँ से इतनी नफरत क्यों करती है। माँ के मरने के बाद एक दिन वो मुझे मेरी बुआ के घर ले जाने के बहाने अपने साथ घर से बाहर ले गई और एक मोटी औरत के हवाले मुझे करके कहा कि आज से तुम्हारे पास रहेगी, इसके साथ जो करना हो कर लेना। मैं सबको कह दूंगी कि ये किसी लड़के के साथ भाग गई है। मेहनत से आंखें फाड़कर चाची को देख रही थी। मुझसे कुछ कहा ही नहीं जा रहा था, बल्कि मुझे अपने कानों पर ही यकीन नहीं आ रहा था। मुझे अपनी लगता था कि मुझसे जलन रखने वाली मेरी चाची इस हद तक भी गिर जाएगी। क्या वो मुझसे इतनी नफरत करती थी कि एक बार भी उन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा कि न जाने वह औरत मुझे कहां पर लेकर चली जाएगी और मेरे साथ क्या क्या कर सकती है। वो मोटी सी औरत देखने में बहुत खतरनाक लग रही थी और उसने अपने मुंह में पान दबाया हुआ था। उस औरत ने चाची को बहुत सारे पैसे दिए और उसके बाद चाची मुझे छोड़कर वहाँ से जाने लगी और मैंने उनके पीछे पीछे भागी, मगर मुझे कुछ आदमियों ने मजबूती से पकड़ लिया। मैं रोती रही, चीखती रही और चिल्लाती रही। चाची को जोर जोर से आवाजें देती रही, पर उन्होंने मुड़कर एक बार भी मुझे नहीं देखा। वो इतनी जालिम औरत थी कि उनको मुझ पर थोड़ा भी तरस नहीं आया था। 2 दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मैंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया था। मैंने सब कुछ छोड़ रखा था, मगर मैं क्या करती इंसान थी। जब मेरी हालत बहुत बुरी होती गई तो मजबूरन मैंने खाना पीना खुद ही शुरू कर दिया। मुझे कोठरी में कैद कर दिया गया था। एक औरत रोजाना आती थी और मेरी कलाई पर इंजेक्शन लगाती थी। इंजेक्शन लगते ही मदद से तड़पने लगती थी। कुछ ही दिनों बाद मैं अपनी उम्र से बड़ी हो गई थी। उस टाइम मेरी उम्र 16 साल की थी और देखते ही देखते मैं ऐसे लगने लगी जैसे मैं 20 साल की हो गई हूँ। रह रहकर मुझे अपने माता पिता की याद आती थी। मेरी माँ तो नहीं थी, लेकिन मुझे अपने पिता की
बहुत याद आती थी। मेरे पिता जिंदा थे, उन्होंने भी शायद मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। ऐसा सिर्फ अकेले में मेरे साथ ही नहीं हुआ था। उस टाइप के न जाने कितनी लड़कियों यहाँ पर कैद थीं। ये लोग इस टाइप का धंधा करते थे। अब वो लोग मेरे साथ ही 15 लड़कियों को भी पकड़ कर लाए थे। ये बहुत बुरे लोग थे। गुब्बारे लड़कियों को किडनैप करते थे और नए नए मर्दों के आगे हमें नाचने के लिए डाल देते थे, जो हमारे शरीर को बुरी तरह से नोच लेते थे और इसके बदले उन लोगों को पैसे, बंगला, गाड़ियाँ और न जाने क्या क्या मिलता था। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझसे बहुत दर्द होता था। मैं वो हमेशा दर्द में ही रहती थी। मैं फिजिकल और मेंटली दोनों तकलीफ से गुजर रही थी। मेरे पास और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं अपनी चाची को रोज बुरा भला कहती थी। आखिरकार वही औरत तो मुझे इस नर्क में फेंक कर चली गई थी। शायद मेरी बद्दुआ असर कर गई थी और मेरी चाची का क्या उनके सामने आ गया था। चाची जी भूल गई थीं कि उन्हें जैसा मेरे साथ किया था, एक नंबर एक दिन उनको किसी न किसी रूप में अपने किए की सजा भुगतनी थी। और ऐसा ही मेरी चाची के साथ भी हुआ था। कुछ दिनों बाद एक नई लड़की आई थी, जिसे देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि वो तो मेरी चाची की अपनी सगी बेटी थी, जो दुल्हन की तरह तैयार थी। और वो लोग उस लड़की को भी कोठरी में फेंक कर चले गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी शादी थी। उसे शादी के मंडप से तो यहाँ पर उठाकर ले आया गया था। अब तो मेरी चाची की बहुत बदनामी होती। मेरी चाची की बेटी का नाम सपना था। सपना को यहाँ पर देखकर बड़ी खुशी महसूस हुई। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की थी कि मैं इतनी बुरी कैसे बन गई कि मेरे ही सामने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो रही थी और मैं उस पर तरस खाने के बजाय उस बेचारी पर खुश हो रही थी। तभी मैं अपने अंदर से उठते हुए सवालों को खुद ही जवाब देने लगी। मेरे साथ इतना बुरा होने के बाद भी या मेरे साथ अब भी अच्छा की उम्मीद लगाई जा सकती है। क्या मैं अब भी अपनी चाची और उनकी बेटी के बारे में अच्छा सोचती? जिन लोगों ने जीती जी ही मेरी जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया था, बल्कि मैं तो अपनी अच्छी भली जिंदगी में अपने मरने की प्रार्थना किया करती थी। अब देखना ये था कि अब मेरी चाची और उनकी बेटी का अंजाम क्या होने वाला था। अपने बारे में तो मैं खुद भी नहीं जानती थी कि आखिरकार मेरे साथ क्या होने वाला है। क्या कभी मैं इस नर्क से निकल पाऊंगी भी या नहीं? क्या कभी मेरी चाची का सच सबके सामने आएगा भी या नहीं? क्या मेरे पिता मुझे यहाँ पर ढूंढते हुए आएंगे या नहीं? बस यही सारे सवाल मेरे दिमाग में बुरी तरह से घूम रहे थे और मैं सपना को देखती जा रही थी और ये सब कुछ सोचती जा रही थी। तभी अचानक धीरे धीरे सपना को होश आने लगा था और थोड़ी देर बाद सपना को पूरी तरह से होश आ चुका था। और जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसकी चीख निकल गई और वो हैरान हो गई और वो मुझसे कहने लगी, रानी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रानी और मैं अपनी पुरानी जिंदगी में खो गई थी, जब मैं अपने माता पिता की बहुत लाडली बेटी थी। मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार किया करते थे। मैं उनकी इकलौती बेटी थी और मैं ही उनका सब कुछ थी। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, मेरे माता पिता और मैं, और हम लोगों के अलावा मेरे चाचा चाची और उनके बच्चे भी हमारे घर में ही रहा करते थे। हमारे दादा दादी भी रहते थे। हम सब लोग लगभग 8-9 लोग थे और सब लोग एक घर में इकट्ठे रहते थे। हमारे घर नए टाइप के बना हुआ था और हमेशा मेरे पिता घर में नई तरह से
कोई न कोई काम करवाते रहते थे। हमारा घर बहुत बड़ा एक बंगले के जैसा था। ये नहीं कह सकते थे कि हम सब लोग काफ़ी मोहब्बत के साथ रहा करते थे। मेरा परिवार काफ़ी अमीर था, लेकिन न जाने क्यों हमारे घर में बड़ों बड़ों के बीच कुछ संबंध अच्छे नहीं रहते थे। दादा दादी ने बहुत कोशिश की थी उनके सब बच्चे एक साथ और प्यार मोहब्बत से रहें, लेकिन वो हमेशा ही इस काम में नाकाम रहे। सब लोग एक घर में एक साथ तो रहते थे, लेकिन दिलों में काफ़ी दूरियां थीं। हर कोई एक दूसरे से दूर दूर रहता था। मेरे चाचा की बेटी और मुझ में थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप थी, मगर हमारे पेरेंट्स एक दूसरे से रूठे रूठे और खिंचे खिंचे रहते थे। दादा दादी के मरने के बाद हमारे घर में हमेशा ही लड़ाइयाँ रहने लगी थीं। इसी का सॉल्यूशन करते हुए हमारे बड़े से बंगले के हिस्से बंटवारा हो गए। आधा बंगला मेरे पिता के नाम हो गया और आधा मेरे चाचा के नाम पर हो गया था, और हम लोगों के पोषण अलग अलग हो गए थे। मेरे पिता और चाचा की आपस में तो बनती थी, लेकिन मेरी माँ और चाची इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई रहती थी और वो एक दूसरे से खूब नफरत किया करती थीं। एक दिन मैं अपनी माँ से पूछा कि माँ, आखिरकार ऐसा क्या बात है जो चाची आपसे और मुझसे इतनी नफरत करती हैं और बात बात पर लड़ाई करती हैं और मुझसे भी छोटी बात पर डांटी रहती हैं और सबके सामने मेरी फौरन इंसल्ट कर देती हैं। आप तो चाची की बेटियों के साथ अच्छी तरह से बिहेव करती हो, तो फिर वो मेरे साथ ऐसा रिएक्ट क्यों करती हैं कि जैसे ही उन्हें मुझसे सबसे ज़्यादा नफरत है। तब मेरी माँ कुछ देर तक खामोश रही और न जाने क्या सोचने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद कहने लगी, देखो रानी, तुम हमेशा मुझसे ये सवाल पूछती रहती हो और मैं हर बार तुम्हें टाल देती हूँ, पर तुम बड़ी हो गई हो और समझदार हो गई हो, इसलिए मैं सब कुछ तुम्हें बताना चाहती हूँ, मगर तुम इस बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि मैं आज जो तुम्हें बताने वाली हूँ शायद उसे सुनकर तुम्हें भी बहुत हैरानगी होगी। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे चाचा जी सोनाली ये दोनों एक साथ ही एक ऑफिस में नौकरी किया करते थे और इन दोनों का आपस में रिश्ता भी तय हो गया था। इन दोनों की फैमिलीज ने आपस में ही रिश्ता फिक्स कर दिया था, लेकिन ये बात तुम्हारे पिता को नहीं पता थी। सिर्फ बड़ों बड़ों में ही बात हो गई थी। तभी से ही तुम्हारी चाची तुम्हारे पिता को अपना फियांसे समझती आई थी, मगर तुम्हारे पिता ने इस बात में शुरू से ही कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था और न ही तुम्हारी चाची को कभी लिफ्ट करवाई थी। तुम्हारी चाची मेरी बहुत पक्की फ्रेंड थी। हम दोनों बचपन में से ही एक दूसरे के साथ रहे थे और एक जैसे स्कूल से लेकर एक ही यूनिवर्सिटी तक साथ पढ़े थे। जब तुम्हारे पिता ने मुझे देखा तो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो तुम्हारी चाची के साथ शादी नहीं करेंगे, बल्कि वो सोनाली को पसंद नहीं करते और उन्होंने कहा कि मेरी शादी रानी के साथ करवाई जाए। तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हारे पिता को बहुत समझाया, हर तरह से उनके साथ सख्ती की, मगर तुम्हारे पिता अपने माता पिता की बहुत लाडली बेटे थे। उनके पहले ही औलाद थे, इसलिए तुम्हारे दादा दादी अपने बड़े बेटे से बहुत प्यार किया करते थे। तुम्हारे पिता अपनी बात पर डटे रहते थे। धीरे धीरे ये बात सब लोगों में फैलती चली गई और अब ये बात सोनाली को पता चल तो गुस्से से पागल हो गई थी और मेरी अपनी बेस्ट फ्रेंड मेरी दुश्मन बन गई थी। वो ये बात सुनते ही मेरे घर पर मुझसे लड़ने के लिए पहुंच गई थी और उसने मुझ पर ये इल्जाम लगा दिया कि मैंने उसके फियांसे को अपनी अदाओं से भड़काया है। मैं इस इल्जाम पर बुरी तरह से गुस्से में आ गई थी। मुझे तो खुद से इस बारे में पता ही नहीं था कि तुम्हारे पिता सोनाली को पसंद नहीं करते और उससे शादी नहीं करना चाहते। मैंने सोनाली को बहुत यकीन दिलाया कि मैं तो कभी मुकुल से अकेले में बात तक नहीं की, न मुझे कुछ उसके बारे में पता है। अगर सोनाली ने मेरी बात का यकीन नहीं किया
और इधर मुकुल ने अपने पेरेंट्स को इतना मजबूर कर दिया कि वो लोग मेरा रिश्ता लेकर मेरे घर चले गए। तब मेरी माँ ने इस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया था कि हमारी बेटी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है और वो ये शादी करना नहीं चाहती है। मेरी माँ को ये बात पता थी कि मेरे दोस्त का रिश्ता पहले ही इस लड़के के साथ लग चुका है, तो फिर न जाने क्यों वो मेरे लिए रिश्ता लेकर मेरे घर पर आया था। मैंने अपनी माँ से कहा कि आपने सही फैसला किया है, मगर मुकुल ने अपना फैसला नहीं बदला। तब तुम्हारे दादा और दादी तुम्हारे चाचा का रिश्ता लेकर सोनाली के लिए लेकर चले गए और सोनाली के पेरेंट्स ने माफी मांग ली थी। उन्होंने सोनाली के पेरेंट्स से कहा कि हम अपने बेटे की जिद के आगे मजबूर हैं, इसलिए हम अपने छोटे बेटे का रिश्ता सोनाली के लेकर आए हैं ताकि आप लोग भी राजी हो जाएं और हमारा बेटा जो हमें मरने की धमकी दे रहा है वो भी नाराज न हो। सोनाली के पेरेंट्स को इस बात से कोई एतराज नहीं था। वैसे भी उसके पेरेंट्स तुम्हारे माता पिता से ज्यादा तुम्हारे चाचा को पसंद किया करते थे। तुम्हारे चाचा भी बहुत पढ़े लिखे और समझदार इंसान थे और देखने में भी काफी हैंडसम थे। तुम्हारे पिता से ज्यादा सब लोग तुम्हारे चाचा को पसंद किया करते थे क्योंकि तुम्हारे चाचा का बिहेवियर हंसी मजाक वाला था और तुम्हारे पिता का बिहेवियर बहुत सीरियस था। मगर सोनाली के पेरेंट्स को ये नहीं पता था कि उनकी बेटी मुकुल से प्यार करती है। जब तुम्हारे चाचा के लिए सोनाली का रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया गया तो मेरे पेरेंट्स को भी इसके बाद इनकार करने की कोई वजह नजर नहीं आई। इसी तरह मेरी शादी तुम्हारे पिता के साथ और सोनाली की शादी तुम्हारे चाचा के साथ हो गई। हमारी शादी के बाद जो तुम्हारे चाचा के अंदर की नफरत और जहर भर गया सामने आया वो कुछ और ही था। वो मुझसे एक अजीब तरह की नफरत करने लगी थी। उसने हर पल मुझे अपना दुश्मन समझ लिया था और हमेशा मेरे साथ बातों में जहर उगला करती थी। शादी के शुरू के दिनों में तो मैंने उसका बहुत बर्दाश्त किया था। मुझे लगा कि सोनाली तुम्हारे चाचा के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर लेगी और अपनी पुरानी जिंदगी को भूल जाएगी, मगर ये सब मेरे लिए बड़ी भूल साबित हुआ था। सोनाली के दिल में हमेशा मुश्किल के लिए बल्ले की आग भी थी जो कभी ठंडी नहीं हो सकी। वो अपने दोस्त को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान बैठी थी और हमेशा मुझसे जलन रखा करती थी। वो नहीं चाहती थी कि मुझे कभी औलाद हो, मगर जब तुम पैदा हुई तो उसके तो तन बदन में जैसे आग ही लग गई हो। तुम्हारे पैदा हो जाने के बाद जब तुम्हारे पिता तुमसे प्यार किया करते थे तो तुम्हारी चाची तुम बाप बेटी को हमेशा घूर कर देखती थी। मुझे तुम्हारी चाची के इस नफरत से बहुत डर लगता था। शुरू में मैंने उसकी नफरत को बहुत सहा और वही नफरत और वो गुस्सा वो अब तुम पर उतारती रहती है। माँ की सारी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी और मुझे वजह समझ आ गई थी कि चाची मुझसे और मेरी माँ से इतनी नफरत क्यों किया करती थी, मगर मुझे पता नहीं था कि कोई अपनी नफरत की आग में इस हद तक भी जा सकता है। ये किसकी दूसरे की बेटी की इज्जत कभी सौदा कर सकता है। हाँ, ये नफरत ही तो थी जो चाची ने मेरा सौदा किया और मेरे बदले में पैसे ले गई थी, वरना उन्हें पैसे की तो कोई कमी भी नहीं थी। और पता नहीं चाची ने मेरे पिताजी को मेरे बारे में ऐसी कौन सी झूठी कहानी सुनाकर मुझसे मेरे पिता को मेरे दुश्मन बना दिया था। फिर कुछ दिनों के बाद मेरी माँ की मौत हो गई थी। मेरे पिता मेरी माँ की मौत का सदमा भूल नहीं पाए थे कि तभी अचानक उन्हें मेरे गायब होने का दुख भी सहना पड़ रहा। मेरी माँ को तो चाची की नफरत खा गई थी। मेरी माँ को टाइफाइड हो गया था जिसकी वजह से वो बच नहीं सकी थी और हमें पता भी नहीं चल सका। उस दिन मैं छत पर अकेली बैठी हुई थी। हमारा और चाचा का घर तो अब अलग अलग हो गया था। उस दिन चाची हमारे घर पर आई थी जिस दिन से मेरी माँ की मौत हुई थी। उस दिन से ही चाची का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया था। मुझे लगा कि माँ की मौत की वजह से चाची को काफी दुख
दुख हुआ होगा, इसलिए वो बिल्कुल बदल गईं और मेरे साथ भी अच्छा बिहेव करने लगी। चाची हमारे घर पर आई थी, उन्हें पता चला कि मैं छत पर हूँ, इसलिए वो मुझसे मिलने के लिए छत पर आ गईं और बातों ही बातों में मुझसे कहने लगी, चलो आज हम दोनों शॉपिंग करने चलते हैं, मुझे मार्केट से कुछ कपड़े खरीदने हैं, प्लीज तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। सारा सारा दिन अपनी माँ को याद करते रोती रहती हो, मैं तुम्हारी परेशानी अच्छे से समझ सकती हूँ मेरी बेटी। और ये कहते हुए चाची ने मुझे गले से लगा लिया था। मेरी अब तक की जिंदगी में कभी चाची ने मुझसे प्यार से देखा तक नहीं था, लेकिन आज पहली बार चाची ने मुझसे इतनी आराम और प्यार से बात की थी कि मेरा मन उन्हें देखकर बहुत खुश हो गया था। मुझे लगा चाची या पूरी तरह से सुधर गई। माँ के जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ। मैं फौरन ही उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। मैं घर में किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था कि हम दोनों एक साथ कहीं जा रहे हैं। मेरे पिताजी उस दिन घर पर नहीं थे। चाची मुझसे अपने साथ मार्केट लेकर आ गई थी और बहाने से मुझे इस नर्क में फेंक कर चली गई थी। और तब से अब तक यहाँ पर मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ, वो सब मैं शब्दों में जाहिर नहीं कर सकती। आज तब मैंने यहाँ पर सपना को इधर देखा तो हैरान रह गई थी और एक तरह से बहुत खुश भी हुई थी। ये मेरी बद्दुआ रंग ले आई और चाची को इस दुनिया में अपने किए की सजा मिल गई थी। सपना जो चाची की सगी बेटी थी और चाची की सबसे लाडली और छोटी बेटी थी। सपना का हुलिया देखकर साफ लग रहा था कि आज उसकी शादी होने वाली थी, या फिर उसे शादी का झांसा देकर यहाँ पर लाया गया। उसके साथ कुछ ना कुछ तो फ्रॉड किया गया था, जिसकी वजह से वो आज यहाँ पर थी। फिलहाल जो भी था, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था। मुझे तो बस अपना कोई यहाँ देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही थी। जब सपना को होश आया तो वो मुझे यहाँ पर देखकर हैरान हो गई और मुझसे कहने लगी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो किसी लड़के के साथ भाग गई थी, ना सुना था जिससे लड़के के साथ तुम प्यार किया करती थी, उस लड़के के साथ ही तो मौका देखकर फरार हो गई थी। मैं तो पहले से ही समझ गई थी कि चाची ने पूरी फैमिली को मेरे खिलाफ गलत गलत बातें बताई होंगी। मैंने उसके बाद सपना को उसकी माँ की एक एक बात बताई और बताया कि मैं यहाँ पर किसी लड़के के साथ भागकर नहीं आई, बल्कि उसकी माँ मुझे खुद यहाँ पर छोड़कर गई। ये बात सुनकर सपना रोती रही और कहने लगी कि मेरी माँ को तुम्हें यहाँ लाते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आई। उन्हें पता था कि भगवान सब कुछ देख रहा है और ऐसा करने की कितनी बड़ी सजा उन्हें मिल सकती है। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा। जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही आज मेरे साथ हुआ। जैसा मेरी माँ ने तुम्हारे साथ किया, आज एक अच्छे एक शरीफ लड़के के साथ मेरी शादी होने जा रही थी और मैं पार्लर तैयार होने के लिए गई थी। जब मैं पूरी तरह से तैयार हो गई तब पार्लर में एक औरत ने मुझे कोल्ड ड्रिंक में पीने के लिए दी। जैसे ही मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, मुझे अचानक चक्कर आने लगे थे। उसके बाद मुझे अपना कोई होश ही नहीं रहा। लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ पर मौजूद थी। तुम्हें देखकर मैं हैरान रह गई। सपना को जब मैंने बताया कि हम सब लड़कियों के साथ यहाँ पर क्या क्या किया जाता है, तो ये सुनकर सपना फूट फूट कर रोने लगी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। मुझे उस पर बहुत तरस आया। हालांकि मुझे उस पर तरस नहीं करना चाहिए था। उसकी माँ ने थोड़ी ना मुझ पर तरस खाया था, मगर मैं फिर भी अपने दिल को समझा रही थी कि क्या मुझे भी चाची की तरह अपने सीने में नफरत भरनी चाहिए। मुझे चाची की तरह नहीं बनना चाहिए। मुझे चाची की तरह अपने दिल को पत्थर नहीं बनाना चाहिए। मेरे दिल से आवाज आई कि नहीं, मैं चाची की तरह नहीं बनूंगी। मेरी नफरत बस चाची तक ही ठीक है। मैं सपना की कोई मदद तो नहीं कर सकती थी और ना ही मैं इस जगह पर उसे कोई दिलासा दे सकती थी, जबकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि आगे सपने के साथ क्या क्या होने वाला था। सपना को अपने गले से लगा लिया और हम दोनों बहनें खूब फूट फूट कर रोने लगे। आज मैं भी अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। हमें रोता हुआ देखकर वहाँ की सब लड़कियाँ रोने लगी थी।
क्योंकि जिस कोठरी में हम दोनों बंद थे वहाँ पर हम जैसी बहुत सारी लड़कियां भी मौजूद थीं। हम सब लड़कियों का दुख एक जैसा ही था। हम सबको धोखे से यहाँ पर लाया गया था, मगर मुझे पता नहीं था ये सपना की किस्मत मेरी जैसी नहीं थी, बल्कि उसकी किस्मत कहीं ज्यादा अच्छी थी। चाची का इतना गिरा हुआ होने के बावजूद भी सपना को कोई अच्छा कर्म उसके आगे आ गया था, जो उसको फोन से पुलिस को लेकर उस जगह पर पहुंच गया था और पुलिस ने वहां पर छापा मार दिया और वहां के सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। मैं बहुत खुशी खुशी सपना को देख रही थी और सोच रही थी कि काश उस दिन मेरी इज्जत भी सपना की तरह बच जाती। काश कि कोई भी मुझे आज के दिन की तरह वक्त पर बचाने आ जाता। सपना का होने वाला पति IPS ऑफिसर था और उसकी पोस्टिंग भी अच्छी जगह पर थी। जब सपना पार्लर से गायब हुई और पार्लर वालों ने यही कहा ये लड़की हमारे पार्लर से तैयार होकर किसी गाड़ी में बैठकर चली गई थी, तभी सपना के होने वाले पति को शक हो गया था और उन्होंने बाहर सड़क पर लगी हुई CCTV फुटेज में अपना सपना को पार्लर से बाहर निकालते हुए देख लिया था। तब पुलिस वालों को बुलाया गया और पार्लर वालों से सच भी उगलवाया गया तो पता चला कि पार्लर में से पहले भी कई लड़कियां गायब हो गई हैं। पार्लर में लड़कियों को कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवाई देकर बेहोश कर दिया जाता था और पार्लर के पीछे वाले रास्ते से कोठे वाले लोगों के हाथ बेच दिया जाता था। लड़कियों का सौदा करने के बाद पार्लर वालों को काफी सारे पैसे भी दिए जाते थे। इतने ज्यादा पैसे मिलने पर उन लोगों ने अपने बिजनेस को काफी आगे बढ़ा दिया था। ये पार्लर के नाम पर एक तरह का गलत काम हो रहा था। पार्लर वालों ने लोगों की वजह से ही अपना सपना का होने वाला पति अपने पुलिस की पूरी टीम के साथ मिलकर यहाँ पर पहुँच गया था। जब काफी सारी लड़कियों को लेडी पुलिस ने अपने साथ ले लिया तो मैं भी उन लड़कियों के साथ पुलिस स्टेशन जाने लगी। तभी सपना अपने होने वाले पति के साथ घर जा रही थी और सपना ने मुझसे भी घर चलने को कहा। वो मुझसे अपनी आंखों में आंसू लेकर कहने लगी, रानी तुम घर नहीं चलोगी। मैंने अफसोस के साथ सपना से पूछा, क्या मैं अभी भी अब अपने घर जाने का बिल हूँ? ऐसी हालत में मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा? ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मेरी इज्जत तो लुट चुकी है, कौन मुझे अपने पास रखेगा? मुझे तो लगता है मेरे पिता भी मेरा चेहरा तक देखने को तैयार नहीं होंगे। मैं रोती रही और बोलती जा रही थी। मेरे पास अब इस केस से रिहा होने की कोई खास वजह नहीं थी और ना ही मुझे अब यहाँ से आजाद होने की कोई खुशी मिल रही थी, मगर सपना मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी और कहने लगी, प्लीज रानी मेरे साथ चलो, कोई तुमसे नफरत नहीं करेगा। तुमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि तुम्हारे साथ गलत हुआ। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, गलती तो मेरी माँ की थी। मैं अपनी माँ की तरफ से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हारी कोई इज्जत तो वापस नहीं लौटा सकती, मगर मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारी सच्चाई और हकीकत में उस सबको बता दूंगी। मैं अपनी माँ के इस राज पर हरगिज भी पर्दा नहीं डालूंगी। शायद ऊपर वाले भी यही चाहता है, इसलिए मुझे यहाँ भेजा था ताकि मैं सब कुछ सच जान सकूं और सच्चाई सबको बता सकूं। मैं सपना के साथ नहीं जाना चाहती थी, मगर सपना जबरदस्ती मुझे अपने साथ घर लेकर आ गई। जैसे ही हम घर के अंदर गए तो चाची रोती हुई भागकर अपनी बेटी के पास आ गई और गले से लगाना चाहा, मगर सपना ने उनको धक्का देकर पीछे कर दिया। तभी चाची परेशानी से अपनी बेटी के चेहरे की तरफ देखने लगी। जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ देखा तो वो बुरी तरह से हैरान हो गई थी और उन्हें के चेहरे पर पसीना साफ नजर आ रहा था। सपना ने कहा, आओ रानी। ये सुनकर चाची चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। चाची के साथ साथ सब लोग मुझे देखकर चौंक गए थे। मैंने एक नफरत भरी नजर जब चाची की तरफ डाली और दूसरी तरफ मैंने अपने पिता को देखा, जो शायद सपना के गायब होने को सुनकर अपने भाई को दिलासा देने के लिए उनके घर पर बैठे हुए थे, क्योंकि मेरे पिता इस दुख से अच्छी तरह से गुजर चुके थे। एक दिन उनकी बेटी भी सपना की तरह ही गायब हो गई थी। उन्हें अच्छी तरह से यह एहसास था कि बेटी जब घर से गायब हो जाती है तो माता पिता की इस परेशानी में आ जाते हैं। मैं एक उम्मीद से अपने पिता की तरफ देख रही थी। मुझे देखकर मुझे पिता भी एक मिनट के लिए खुश हो गए थे। खुशी की वजह से उनके मुंह से अचानक मेरी बेटी रानी निकल गया था। अगर अगले ही पल उनके चेहरे के एक्सपीरियंस बिगड़ चुके थे। शायद चाची ने उनको जो मेरे बारे में झूठी झूठी बातें बताई थी, उनका असर उन पर हो गया था। जो बातें चाची ने मेरे खिलाफ बोलकर मेरे पिता को मुझसे दूर कर दिया था, उनके दिल में मेरे खिलाफ खूब जहर भर दिया था। सपना ने मुझे बताया था, चाची ने घर पर सब लोगों को बताया
बताया है कि मैं एक लड़के के साथ घर छोड़कर वहाँ से भाग गई हूँ। मैं अपने पिता के गले से लगना चाहती थी, मगर उनकी नजरों में मैं अपने लिए नफरत देकर आगे नहीं बढ़ सकी। इसी बात से मुझे डर लग रहा था और यही वजह थी जो मैं घर पर नहीं आ रही थी, मगर सपना मुझे जबरदस्ती अपने साथ घर पर लेकर आई गई। अब सपना ने रो रो कर अपनी माँ की सारी सच्चाई सबको बता दी। चाची ने जब सारी हकीकत अपनी बेटी के मुँह से सुनी तो उनके पास बोलने के लिए कोई बात ही नहीं बची थी। चाची शर्मिंदा होकर अपने सर से झुकाकर आरोपी की तरह खड़ी हुई थीं। उनके पास अपनी सफाई में बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं बचा था। शर्मिंदा तो बहुत हो रही थीं और आज तो उनकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। शायद जब बात अपनी बेटी पर आई और अपनी बेटी की इज्जत को खतरा हुआ, तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अपने किए की सजा उनकी बेटी भुगत रही है और सब कुछ पछताते के आंसू चाची के आंखों से बहते जा रहे थे। घर के सब लोग नफरत से चाची की तरफ देख रहे थे। आज उनके सब बुरी बुरी बातें सुना रहे थे, मगर आज वो खामोशी से सबकी बातें सुन रही थी और आज किसी आरोपी की तरह खड़ी हुई थी जिसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे पिता ने मुझे आगे बढ़कर गले से लगा लिया और चाची को कहने लगे, सोनाली, मुझे बड़ी हैरत हो रही है तुम्हारी सोच पर और तुम्हारी इन हरकतों पर। इतने सालों से तुम अपने अंदर ये नफरत पाले बैठी हुई थी और इतनी नफरत की तुमने अच्छे और बुरे की समझ ही नहीं रखी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी जिन तकलीफों से गुजरी है और उसकी इज्जत बर्बाद हो गई है, आज मेरी नजरों से तुम हमेशा हमेशा के लिए गिर गई हो। पिताजी की बातें सुनकर भी चाची का सिर शर्म से झुक गया था और ऊपर नहीं उठा था। तब चाचा भी बोल पड़े और कहने लगे, सोनाली, मुझे लगा तुम सब भूल गई हो और मेरे साथ अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि शादी के 27 साल बाद भी तुम नहीं सुधरी और तुम जैसी औरत के साथ जिंदगी गुजार रहा था जो बदले की आग में जलती रही। भाभी तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन तुम्हारी नफरत आज तक खत्म नहीं हुई। अरे मरने वालों से कैसे नफरत, जो तुम भी अभी तक नहीं अपने दिल में नफरत जगाए बैठी थी। चाचा भी रो रहे थे और अपने आंसू पोंछ रहे थे। चाचा ने हाथ जोड़कर चाची की तरफ से मेरे पिता से माफी मांगी और कहा कि मैं आप दोनों को आरोपी हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आज चाची का सच तो सबके सामने आ गया था। उनके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कोई बात नहीं थी, क्योंकि उनकी अपनी बेटी की उनकी सारी सच्चाई सब लोगों के सामने खोल चुकी थी। मेरे पिता मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर ले जा रहे थे। तभी चाची मेरे सामने आकर खड़ी हो गयी और मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, प्लीज रानी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब मेरी अपनी बेटी गायब हुई तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। मगर मैंने चाची की बात को काटते हुए कहा कि चाची, आपने कोई गलती नहीं की, बल्कि बहुत बड़ा पाप किया है। आपके इस पाप की मेरी नजर में कोई माफी नहीं है और आप भी माफी मांगने के काबिल नहीं हैं। मेरा भगवान चाहे तो आपको माफ कर दे, मगर मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है, इसलिए आप मुझसे माफ करने की उम्मीद मत रखना। मैंने बहुत दर्द और परेशानी बर्दाश्त की है। इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद भी आपको लगता है कि मैं आपको माफ कर दूंगी। आप मुझे माफ करने पर पत्थर दिल समझते हैं तो समझते रहें, लेकिन जो परेशानी और तकलीफें मैंने झेली हैं वो मैं किसी को नहीं बता सकती और मेरा दर्द भी कोई नहीं समझ सकता। पूरे 1 साल मैंने अपनी जिंदगी को उस नर्क में गुजारा है। मैं अपनी बात पूरी करके रोटी हुई भाकर अपने घर चली गई। मेरे पिता ने मेरा बहुत साथ दिया। वो मुझसे समझाने लगे और मेरे साथ वो हर काम करने लगे जिसकी वजह से मैं अपने पुराने दिन भूल सकूं। मैं ये बातें मरते दम तक नहीं भूल सकती थी। मैं सोनाली चाची नहीं बनना चाहती थी। मैं किसी की भी जिंदगी में जहर नहीं घोल रही थी। बस मैं कभी चाची को माफ नहीं कर सकी। जब मेरे साथ ऐसा हुआ था मैं 16 साल की थी और अब मैं 22 साल की हो गई हूँ। मैं हमेशा यही कहा करती थी कि मैं कभी चाची को माफ नहीं करूँगी, लेकिन एक दिन जब चाची की अचानक बहुत तबीयत खराब हो गई और वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी, तब सब लोगों के कहने पर मैं अपने घर पर चली गई और चाची को माफ करने पर मजबूर हो गई थी। उनकी ऐसी हालत देखकर मैंने उनको भगवान के लिए माफ कर दिया था और शायद वो भी इसी इंतजार में थी और उस दिन ही वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था। वो लड़का मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार था। मेरे पिता ने उस लड़के के साथ मेरी शादी खूब धूमधाम से
करवा दी। मैं शादी तो नहीं करना चाहती थी, मगर मेरे माता पिता ने मेरे अपने दोस्त के बेटे को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था और उसने मुझे देखते ही साथ पसंद कर लिया था। उसने मुझे हर बात के साथ एक्सेप्ट कर लिया था। उसे मुझसे शादी करने पर कोई एतराज नहीं था। मुझे भी अपने पिता के कहने पर मजबूर होकर ये शादी करनी पड़ रही थी। मेरे पति ने मेरे जख्मों पर मरहम रख दिया था। उसने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। उसने मुझे खुश रखने के लिए मेरी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी डिमांड पूरी की। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ और पुरानी सारी बातें को भूल जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो बुरा टाइम मैं अपनी जिंदगी से बिल्कुल निकाल दूँ, मगर कभी कभी मुझे वो पुरानी बातें आज भी बहुत याद आती हैं और मेरे दिल को तकलीफ पहुँचाती। मेरे सीने में एक अजीब सा दर्द उठता है और लगातार मैं यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि भगवान हर बेटी की इज्जत को महफूज रखे। किसी की जिंदगी में कोई ऐसी सोनाली ना हो जो मेरी जिंदगी में आई थी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार जिंदगी दोबारा मिल जाए। कभी कभी हमें अपनी जिंदगी जीने का मौका भी नहीं मिल पाता। शायद उस दिन मेरी तरह सपने के साथ भी यही होता जो सब मेरे साथ हुआ था, लेकिन सबने एक अच्छी लड़की थी, वो अपने माँ की जैसी बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए शायद उसकी किस्मत रंग ले आई थी और वो बच गई थी और मेरे साथ उसने मुझे भी बचा लिया था। उसकी वजह से ही चाची की सारी सच्चाई पूरे परिवार के सामने खुलकर आ गई थी। शायद मैं कभी उस नर्क से ना निकल पाती, लेकिन भगवान जो चाहता है वो होकर ही रहता है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी बेटियों का ख्याल रखें और किसी के बदले का शिकार न होने दें। दोस्त, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।